नमस्कार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। पिछले एपिसोड में मैंने अपने चैनल न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको बताया था कि जो कृषि बिल है और जिसमें 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों के नाम पर तांडव हुआ था, वो पूरे देशवासियों को और पूरे भारतवासियों को, जो भी जहाँ पे हों पूरे विश्व में, उन्हें काफ़ी ठेस पहुँचाई थी, मर्माहत किया था। अध्यादेश जो सरकार ने लाया है, कृषि संशोधन विधेयक जो संसद में लाया, इसको लेकर चर्चाएं सभी जगहों पे हो रही हैं, सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। इवन अब तो जो पत्रकार के अलावे और राजनेताओं के अलावे फिल्म इंडस्ट्री में भी इसकी चर्चा हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्वीट किया जा रहा है, खिलाड़ी भी ट्वीट कर रहे हैं, देश विदेश में बैठे लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। जो इसने कभी खेत में कदम नहीं रखा और किसान का कौन नहीं जानता है और फसल का फौर नहीं जानता, वो भी इस आंदोलन में अपनी रोटी सेकने को तैयार है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जून माह में यह विधेयक लाया, तो इसीलिए इस विधेयक को 2020 कहा जा रहा है। और ये जो ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंस है, ये सबसे बड़ी बात है कि इस विधेयक को लाने की बहुत जल्दीबाजी सरकार ने की। सरकार की सबसे पहली गलती ये रही। और सरकार ने शायद ये सोचा होगा कि कोविड-19 में पूरे दुनिया में पेंडेमिक महामारी है और इसकी वजह से आंदोलन नहीं होगा, किसान इस पे ज़्यादा उत्तेजित नहीं होंगे, विपक्ष इस पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं खड़ा करेगा। लेकिन जब यह हाउस में आया, उस समय इसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो अभी आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। सरकार कहती है कि ये गेम चेंजर है। भाई, सरकार ने ये विधेयक लाया है तो गेम चेंजर होगा ही उसके दृष्टिकोण में, क्योंकि चाहे एफडीआई का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो या सारे सरकारी संस्थाओं का निजीकरण का मामला हो, सब गेम चेंजर है। सरकार अच्छा सोच रही है सरकार के दृष्टिकोण में, और आप और हम क्या सोच रहे हैं ये हमारी और आपकी सोच हो सकती है। यह अध्यादेश जो लाया जाता है ये अनुच्छेद 123 के तहत लाया जाता है, लेकिन सरकार उस पर अलग बहस करेंगे। लेकिन सरकार जो है यह जो 3 विधेयक लाई है, उसमें सबसे प्रमुख जो है कि एक तो है कि मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। एक है कि वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि भंडारण की व्यवस्था जो सरकार ने कंटिन्यू कर दी है। और तीसरा जो है, जहाँ पर विवाद हो रहा और जहाँ बातें फंस रही हैं, वो तीसरा जो है कृषि उत्पाद एवं बाजार एवं वाणिज्य, जिसे एपीएमसी बोलते हैं, जो बाजार समिति बिहार में लोग बोलते हैं और ईस्टर्न यूपी में थोड़ा बहुत, और ख़ास करके ये बहुत जगहों पे है भी नहीं पूरे देश में। उसके बाद इसे मंडी के रूप में हरियाणा पंजाब में बोला जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम एक छोटी सी चर्चा जरूर करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि आप समझें, समझदार तो आप हैं ही, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि सरकार ने यह अध्यादेश लाया है तो ये क्यों। सरकार चाहती है कि चीज़ों का निजीकरण हो, बिचौलिया हटे, और बिचौलिया हटे, और उसके लिए सरकार ने अध्यादेश लाया। लेकिन इन अध्यादेशों में सबसे पहला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मुझे लग रहा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, कि किसानों को फ़ायदा होगा। फसल लगाने और उपजाने और उसमें पूंजी इन्वेस्ट करने से पहले ही किसानों के उनके क्रॉप का मूल्य तय कर दिया जाता है कारपोरेट सेक्टर द्वारा। कोई भी कंपनी जिसे गेहूं की ज़रूरत है, किसी को आलू की ज़रूरत है, किसी को टमाटर की ज़रूरत है या अन्य अन्न की ज़रूरत है, मान लीजिए कि हल्दीराम भुजिया ही बनाता है, उसे बेसन और दाल की ज़रूरत है, तो वो चने की खेती के लिए करेगा। बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो पहले ही किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। वो हजारों एकड़ ज़मीन पर वो अपनी पसंद का फसल बोने के लिए बोलता है, और उसकी बुआई होती है, और कटाई के पहले ही उसका रेट फिक्स हो जाता है बुआई के समय, और कटाई के बाद किसान सीधे उस कारपोरेट कंपनी को देता है और वो पैसा ले लेता है। तो किसान पूरी तरह से इसमें आश्वस्त रहता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है जहाँ सुधारने की आवश्यकता मुझे लग रही है कि सरकार को है, लेकिन उसमें बेहतर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। क्यों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किसान और कंपनी के बीच में होगी, ये सरकारी अधिकारी करेंगे, जो एपीएमसी में है, बाजार समिति में है या कृषि विभाग के हैं। यहीं पर थोड़ा सा ये उसमें ग्रामीण इलाके से भी जो ग्राम प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, इन लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको
ग्रामीणों के प्रति और किसानों के प्रति उनकी जवाबदेही बनी रहे। ये होना चाहिए था। यदि बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर तो सरकारी आदमी है, वो पल्ला झाड़ के निकल जाएगा, उसे तनख्वाह मिलती है, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसान अगर कहे कि अच्छा रेट मिल रहा है, मैं मार्केट में बेचूंगा, लास्ट में अगर कंपनी कहे कि मैं 5 लाख मैट्रिक टन बोला था, नहीं इस बार मार्केट अच्छा नहीं, मैं 2 ही लाख मैट्रिक टन लूँगा, तो 3 लाख मैट्रिक टन किसान कहाँ जाकर बेचेगा। तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम कहें कि मूल्य आश्वासन बंदोबस्त की बात, अगर हम आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण, ये जो मामला है ये भी थोड़ा पेचीदा है। इसमें सरकार ने कह दिया कि आप, इसके पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 1912 में ही प्रारंभ हो गई थी कांग्रेस के रिजिम में, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे था। अब सरकार ने उसे थोड़ा व्यापक पैमाने पे कर दिया है। अब दूसरा चीज़ ये हो गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण करने के लिए सरकार ने सभी लोगों को अलाउ कर दिया। देश आज़ाद होने के बाद 1955 में भंडारण की प्रथा चली थी, जिसमें काला बाजारी बहुत होने लगी थी और लोगों को काफ़ी परेशानियां होने लगी थी। अब उस पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इस सरकार ने उसे छूट दे दी और सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप भी थमा दिया, कहा कि आप भी भंडारण कीजिए। तो भैया किसान कितना भंडारण करेगा? साल भर की खुराकी के लिए अन्न रखता है तो उसके घर की तमाम कोठरियाँ भर जाती हैं, और भंडारण आलू टमाटर का नहीं कर पाएगा, वो कच्चे माल का नहीं कर पाएगा। किसान को बाज़ार में जाना ही है, क्योंकि फसल के बाद जो अगली फसल लगानी है उसके लिए उसे पूंजी चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। वो भंडारण करेगा तो उसको उतनी पूंजी कहाँ से आएगी? एक तरफ तो आप एनपीए करते जा रहे हैं, बैंक को मर्ज करते जा रहे हैं और कर्ज उसका माफ़ करते हैं जो भगोड़े हैं, देश से बाहर लेकर हज़ारों करोड़ रुपए भाग गए, और दूसरी तरफ आप उनको कर्ज नहीं दे रहे हैं, उनका भंडारण करने की बात कर रहे हैं। तो जो काला बाजारी की प्रथा खत्म हो गई थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। सरकार ने यह उसमें दो बिंदु रखे हैं कि भंडारण आप आपदा और युद्ध की स्थिति में नहीं करेंगे, और आपदा युद्ध की स्थिति हमेशा नहीं रहती है, ये कभी कभी आती है। और उसके अलावा जितनी भी परिस्थितियाँ आती, जो भी समय है, बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिस, जो भी मंडी वाले हैं, जो भी साहूकार हैं, सेठ हैं, जो भी पूंजीपति हैं, वो भंडारण करेंगे और मार्केट में उस चीज़ का रेट ऊपर कर देंगे। किसी चीज़ के, किसी के टेरिटरी में अगर सीएनएफ है, अगर वो मान लीजिए एक सरसों तेल का ही किसी कंपनी का लिया है और वो 120 रुपये सरसों तेल का भंडारण कर रहा है, मार्केट में जाना 2 महीने बंद कर दिया, वो तेल 140 रुपये हो जाएगा। उसके बाद वो रिलीज़ करेगा और उसका बोझ सीधे आम जनता पे पड़ेगा। किसान उस चीज़ को नहीं रख सकता है, गेहूँ हो, चावल हो, कोई भी क्रॉप हो। इस तरह से भंडारण, इसमें सरकार को सुधार करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर अंकुश होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अब रही बात कृषि उत्पाद एवं व्यापार वाणिज्य, ये सबसे ज़्यादा विवादित है। सरकार की ही एक संस्था थी एनएसएसओ, जो बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती थी और इस तरह के भी आंकड़े देती थी कि कहाँ पर कितनी सेलिंग हो रही है, कितना आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। सरकार ने, वो समस्या का जड़ था सरकार के लिए हमेशा निगेटिव। सरकार के लिए तो होता ही है कि बेरोजगारी की आंकड़े दे दिया, विपक्ष हल्ला करेगा, जो बेरोजगार लोग हैं, संगठन हैं, छात्र संगठन है, वो हल्ला करेंगे। तो सरकार ने उस संस्था को ही बंद कर दिया। उसी संस्था ने आंकड़ा दिया है कि इसमें पूरे देश में जितने भी किसान हैं उसमें महज 6% किसान ही एमएसपी के तहत सरकारी एफसीआई गोदाम में अपना अन्न बेचते हैं और 94% ओपन मार्केट में बेचते हैं। सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से कहा है कि जो जहां चाहे अन्न बेच सकता है, खुलेआम है। लेकिन भैया पहले ही से 94% लोग बेचते हैं, अब सरकार क्या सोचती थी कि 100% लोग उधर बेचते हैं, अब खुलकर इधर बेचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरकार को यह आंकड़ा लेकर के जानना चाहिए कि लोग बाहर क्यों बेचते हैं। आप एक छोटी सी वानगी ले लिए, कोविड में ही जून जुलाई के महीने में एमएसपी 18 रुपये 50 पैसे था मक्के का, और किसानों का प्रदेश कहा जाने वाला पंजाब और हरियाणा, वहीं पर यह था एमएसपी, और वहाँ के किसान 6 रुपये केजी मक्का बेचे हैं। जो किसानों का प्रदेश है, जहाँ के एमपी और एमएलए ट्रैक्टर से विधानसभा और लोकसभा जाते हैं और यह दर्शाते हैं, और इस आंदोलन में भी वो सबसे आगे हैं। वो किसानों के रहनुमा लोग उस समय कहाँ थे? ये बहुत ही संवेदनशील बात है, लोगों को सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि यह राजनीति हो रही है, और वर्चुअली यही राजनीति बिचौलिए कर रहे हैं, जिनकी मंडी बंद हो जाएगी।
अब अगर एफसीआई गोडाउन में किसान जाता था पहले, तो एफसीआई गोडाउन वाले कहते थे कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, स्पेस नहीं है, हमारे पास बैगेज नहीं है, आप मार्केट में चले जाओ। अब वो मंडी में जाते थे, तो एफसीआई में अगर 30 रुपये कोई अनाज है और वो मंडी में जाएंगे तो मंडी वाले उनसे 15 रुपये लेंगे, क्योंकि किसान वो अनाज रख नहीं सकता, भंडारण क्षमता है नहीं उसके घर में। और उसी अनाज को वो 15 रुपये बेचता है। अब फिर एफसीआई गोडाउन वाले जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उसी अनाज को 20 रुपये खरीदते हैं आकर के, और ख़रीद के फिर एफसीआई में 30 रुपये रख देते हैं। तो आप समझिए कि उन्हें 10 रुपये पर केजी का लाभ होता है। किसान को हो या ना हो, उनको बैठे बिठाए ये लाभ मिलता है। किसान कहाँ जाएगा? किसान के लिए बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में किसान को दो फायदे हैं। एक एमएसपी, जिसमें भय दिखाया जा रहा है किसान को कि एमएसपी हटा लिया जाएगा, जिसकी वजह से किसान आंदोलित हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं आई है, न ही लिखतंत्र में आई है, ना ही कहीं से बकतंत्र में आई है, कहीं नहीं कहा। लेकिन एक प्रोडिक्शन लोगों के अंदर में, एक कैंपेन चलाया गया है, जो फॉल्स कैंपेन है ये चलाया गया है, जिससे किसान गुमराह हो रहे हैं। और कि गुमराह होते किसानों को जो लीड कर रहे हैं, यही बिचौलिए हैं, मंडी वाले, गद्दी वाले, साहूकार हैं, जो नहीं चाहते कि ये चीज़ें ख़त्म हो। और यही वजह है कि किसान जो हैं गुमराह हो रहे हैं। हालांकि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, ये तमाम आंदोलन हैं, या किसानों को, या कहने तो प्रतिशत 20 से 30% किसान होंगे, बाकी लोग आगे ही होंगे। और ये अध्यादेश लाने के वक्त अकाली दल शिरोमणि, जो भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है जिसकी, उसके घटक दल हैं, और इन्हीं की मंत्री थी हरमीत कौर। हरमीत कौर जो इनकी मंत्री थी, उन्होंने विधेयक पास होने के समय राष्ट्रपति के पास भी गई थी, लेकिन जब विधेयक पास हुआ और वहाँ से अध्यादेश बन के आया और जब संसद में रखाया, तो उसमें जब हंगामा होने लगा तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह है राजनीति। एक तरफ आप सरकार के साथ गई भी, और दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन होने के बाद इन्होंने कहा कि पंजाब से तो इनकी ज़मीन ही खिसक जाएगी तो इन्होंने दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से किसानों के लिए देश की आज़ादी से लेकर आज तक किसी ने भी, मुझे नहीं लगता है कि नेहरू से लेकर मोदी तक कोई गंभीरता से इस पर सोचा होगा। और यूँ कह लें कि इसी सरकार की संता कमेटी ने कहा था कि एमएसपी इज ए एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, इसका निजीकरण कर देना चाहिए। आप निजीकरण कैसे कीजिएगा? निजीकरण करने के लिए आपको गोडाउन चाहिए, एमएसपी के लिए रखने के लिए भी गोडाउन चाहिए, निजीकरण करने के लिए भी आपको उतनी कंपनियां चाहिए। अब सरकार के पास इतने पैसे हैं, सरकार यदि जो एफसीआई गोडाउन में सामान खरीदती है, वो एक्स्ट्रा बर्डन 1000 करोड़ का पड़ता है, उतना तो बैंकों का कर्ज माफ़ कर देती है भगोड़ों के लिए। आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से एनपीए होते जा रहा है, मैंने भी बताया कि एनपीए होते जा रहा है, बैंक खत्म होते जा रहे हैं, एक समय आएगा कि सबों को रिजर्व बैंक में ही खाता खोलना पड़ेगा। और ये जो सबसे अहम बात है कि एमएसपी जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन एक भ्रांति फैला दी गई है लोगों के बीच में कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। और किसानों का हम शुक्रगुजार ज़रूर हैं, क्योंकि कोविड के समय 23.8% माइनस में जीडीपी चला गया था। यदि किसान नहीं होते तो 28 से ऊपर हो जाता था। लगभग 3% का डीजीपी क्या बोला जीडीपी किसानों ने ही बचाया था। तो किसानों के द्वारा देश के लिए बहुत कुछ किया गया है, और किसान फिर भी आत्महत्या करते हैं, इसकी वजह भी जाननी चाहिए। किसान आज़ादी के बाद सिर्फ 21 गुना उनकी आय में वृद्धि हुई है, और सरकारी कर्मचारी के आय में 180 गुना वृद्धि हुई है, शिक्षकों के आय में 200 गुना वृद्धि हुई है। जनाब, यह सोचिए कि शिक्षक और अधिकारियों की भी जो आय है वो कटौती करके सिर्फ 21 गुना पर ला दी जाए, तो आए दिन शिक्षक और सरकारी कर्मचारी ऑफिस में और शिक्षक स्कूल के क्लासरूम में, कॉलेज के क्लासरूम में पंखा से टंगे हुए नजर आएंगे। आत्महत्या का रेशियो बढ़ जाएगा। किसानों के लिए आपने क्या किया ये भी सोचिए। आप खास करके आप देख सकते हैं, जाकर के जो फॉरेन इकनॉमी है उसको देख सकते हैं। देश विदेश में किस तरह से
लोग इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। एफसीआई में बचाने के लिए गामा रेज का योग में प्रयोग किया जाता है, पेट्स का प्रयोग किया, सरकार बहुत काम करती है। और सबसे अहम बात कि मोदी सरकार ने कहा कि 30 गुना ज़्यादा एमएसपी पर वो सामान खरीद रही है, तो यह भी सरकारी आंकड़ा है और सरकार कह रही है तो सही कह रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि 2013 में मनमोहन जी को लगा था कि सरकार चली जाएगी, तो उन्होंने खाद्य सुरक्षा विधेयक ला करके संसद में पास करा दिया था कि हर राशन कार्ड धारी को 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल मिलेगा। अब तो सरकार को उसके पालन करना ही, चूँकि वो संसद से पास है। तो इस तरह से सरकार ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करे, मोदी सरकार व्यापक कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बर्डन जो है ये काफ़ी सरकार के लिए मरमाहत करने वाली और भारतीय इकोनॉमी को ध्वस्त करने वाली है। क्योंकि हम कभी भी किसानों को प्रायोरिटी पर नहीं रखे, किसानों की बजट को प्रायोरिटी पर नहीं रखे। आप नज़र उठा करके वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर आप देख लीजिए तो यूरोपीय संघ ने कृषि निधि में सुधार करके 7 वर्षों का एक प्लान बनाता है, और वो 7 वर्षों में 387 अरब यूरो रखा है 7 वर्षों में किसानों के पर खर्च करने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए। वो उनके टोटल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, विकसित देशों के किसानों का एक संगठन है जो किसानों के लिए काम करता है। उसी के तहत यह सब निर्णय लिए जाते हैं पूरे यूरोप में। अमेरिका की बात आप कर लें तो अमेरिका में 2014 में पंचवर्षीय योजना वहाँ भी शुरू की गई थी, खास करके किसानों के बिल को, जो हम लोग कृषि बिल बोलते हैं उन्हें फार्म बिल बोलते हैं ऑब्वियसली, जिसमें उन्होंने 489 बिलियन डॉलर सिर्फ सब्सिडी के लिए उपलब्ध कराया है। भारत, अमेरिका, यूरोप के तर्ज पर किसानों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि किसानों के लिए भी आप कोई ना कोई एक रास्ता निकालिए, जिसमें केवल केंद्र नहीं, ये जो राज्य सरकार झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, हंगामा करते हैं, हर सड़क चलता आदमी कुछ ना कुछ कमेंट्स करता है, तो ये जो है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने स्टेट में, भारत की तरफ से भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि राज्य सरकार के लिए सर्कुलर पास करे कि जो भी किसान है उसकी कितनी ज़मीन है, उसकी कितनी उत्पादकता है, उसे वर्ष में कितना उससे आय होता है, और उस आय को हर महीने इंटू 12 करके उसे डिवाइड करके और उसको दिया जाए, ताकि किसान आत्महत्या ना करे, उसकी जो पूंजी है वो बरकरार रहे, उसके घर का खर्च चले, वो कभी ओवरलोडेड ना हो। ये व्यवस्था तय करनी चाहिए, और इसके लिए प्रत्येक राज्य में कृषि आय आयोग का भी गठन होना चाहिए, जो कि हमारे देश में नहीं है। और यह हो जाने से मुझे लगता है कि सरकार को राहत मिलेगी, और एक सामंजस्य होना चाहिए किसानों के बीच में, स्टेट के बीच में। या भारत सरकार किसानों के लिए कोई ऐप ला दे, जिससे आजकल जो स्किल इंडिया है, सारी चीज़ें हैं, ये तकनीक की बात करते हैं भारत सरकार के बैठे हुए बड़े बड़े वरिष्ठ लोग, तो तकनीक के माध्यम से किस राज्य में कब कौन सा क्रॉप डाला जा रहा है, कौन सा क्रॉप नहीं है, ये सामंजस्य आपस में हो कि अगर महाराष्ट्र में प्याज हो रहा है तो बिहार बंगाल में नहीं हो, महाराष्ट्र में टमाटर की बुआई ज़्यादा हो रही है तो हम दूसरा फसल लगाएंगे। वैसे होता है क्यों? क्योंकि पूरे राज्य देश में होता है कि 2 रुपये प्याज है, अगले बार हम प्याज नहीं लगाएंगे, पूरा देश नहीं लगाया, पूरा देश नहीं लगाया, प्याज में बढ़ोतरी हो गई कीमत में, फिर अगली बार पूरे देश के किसान प्याज ही लगाने लगे, फिर प्याज का कीमत घट गया। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी बैलेंस होना चाहिए, एक ऐप होना चाहिए, कहाँ पर मौसम का कैसा है, कहाँ की ज़मीन में कौन सा फसल ज़्यादा बढ़िया निकलेगी, ये एक सेंट्रलाइज होना चाहिए। और सैटेलाइट के थ्रू हर किसान के पास ऐप होना चाहिए कि मार्केट में क्या रेट है और आप कहाँ बेचें तो आपको बेहतर रेट मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों पर भी बात हमें करनी चाहिए और बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई पत्रकार और कोई राजनेता या कोई समीक्षक देश नहीं चलाता है। हम बैठ के बातें कर सकते हैं। देश चलाने के लिए एक बहुत जिम्मेदार पद होता है, और वहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उसमें हर एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो रही है, जिसकी वजह से ये आंदोलन, तरह तरह के जो विचार के लोग हैं और जिसे नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र है, बोलने की छूट है, आज़ादी है, हर इंसान अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत बोल सकता है। इस देश में हर
लोग, हर व्यक्ति, हर सेक्शन, सारा कुछ आज़ाद है। आंदोलन करें, आप धरना करें, प्रदर्शन करें, लोकतांत्रिक ढंग से करें, मगर सहिष्णुता की सीमा के परे जाके नहीं करें, लोकतंत्र की मर्यादा के परे जाके ना करें। लोकतंत्र की मर्यादाओं का ख्याल रखें, क्योंकि देश में सभी आज़ाद हैं और गुलाम है कोई, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र ही इस देश में गुलाम हो चुका है। मैं फिर अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा किसी दूसरे विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।